सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। आप लोग इसी गीत को सुन करके, ठीक है, आप लोग इस गीत को सुन करके अपने अंदर में जोश भरिए, ताकि आप लोगों को पढ़ने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लाइए, ठीक है। तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लाया हूँ और इसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा वो 2023 में होगा। तो किस महीने में होगा सर? तो याद रखिएगा, मार्च महीने में आप लोगों का फाइनल परीक्षा होने वाला है, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप पॉलिटिकल साइंस का वीडियो क्यों नहीं लाते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, मेरे पास सिर्फ एक सैमसंग J2 का फ़ोन है जो अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए एक न्यू फ़ोन लेने वाला हूँ, ठीक है, जो सोच रहा हूँ कि जनवरी से पहले ही एक नया फ़ोन ले लूँ और मैं आप सभी के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। और आज मैं सेट 3 का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इनसे पहले मैंने सेट 1 का भी अपलोड किया है और सेट 2 का भी अपलोड किया है, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाएँ और वहाँ से देखें, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न जो यहाँ पर है देख लेते हैं। और अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आप लोग चैनल में नए आए हैं, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो देख लीजिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और आप लोग देखते देखते लिखते चलिए, ठीक है। आप लोग बस देखते रहिए और प्रश्न उत्तर लिखते रहिए, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि किसने क्रिप्स मिशन प्रस्तावों को दिवालिया हो रहे बैंक के चेक की संज्ञा दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे अगला प्रश्न जो है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश के जरिए बना था? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो इसी मिशन के जरिए हमारे संविधान का जो गठन हुआ है, निर्माण हुआ है, तो इसी मिशन के जरिए हुआ था, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो संघवाद का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें शामिल है, किसमें निहित है? तो सिर्फ और सिर्फ जनता इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है, तो किसने कहा है, ठीक है। तो किसने कहा है सर? तो याद रखिएगा, के.एम. मुंशी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार, यह राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के जो अधिकार हैं, संपत्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, इसको हटाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 44वां संशोधन के जरिए इसको हटाया गया था, ठीक। आगे यहाँ पर देखिए, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है और 10 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त किया गया है? तो इसके पहले मैंने बताया है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस दस्तावेज में सबसे पहले भारत में नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? तो याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट में मिलता है, ठीक है। किस में मिलता है? तो नेहरू रिपोर्ट में मिलता है। आगे यहाँ पर देखिए, जो अगला प्रश्न है कि बेगार की मनाही किस मौलिक अधिकार में निहित है, मतलब शामिल है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। जो यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है ना, यही राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार में शामिल है? तो याद रखिएगा, कानूनी अधिकार में, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, जो यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है
कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा न्याय योग्य नहीं माना जाता है तो कौन सा कानून होगा भाई? तो याद रखिएगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के जरिए। ठीक है, बी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग लिख के रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मिलता है कि नागरिकों को बिल्कुल समान अधिकार दिया जाए? ठीक है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 43 में। किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद 43 में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा समस्त नीति निर्देशक या फिर निदेशक सिद्धांतों को। ठीक, आप लोग जानते हैं जिस समय वोट होता है तो एक आदमी को, एक व्यक्ति को सिर्फ एक वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक समानता के अनुसार में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जो 19 नंबर का प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद का निपटारा कौन करता है? ठीक है, जिस समय देख लीजिए चुनाव जिस समय होता है तो उनसे पहले सभी को चुनाव चिन्ह मिलता है। ठीक है, तो आखिर ऐसा बहुत कोई होता है कि जिसको चिन्ह पसंद नहीं होता है। ठीक है, और अगर किसी किसी को पसंद होता है, जैसे कि अगर मुझे कोई भी चिन्ह लेना है, ठीक है, तो इस आदमी को वही चिन्ह मिला हुआ है और मुझे अलग चिन्ह मिला है जो मुझे पसंद नहीं है, तो इस आदमी का चिन्ह मुझे लेना है, तो इसके लिए तो दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई ना होगा। तो इसी तरह से उसमें विवाद होता है। ठीक है, तो उसका निपटारा कौन करता है? उसको कौन सुलझाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा भारत का जो चुनाव आयोग है, तो वो उसका निपटारा करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं? राष्ट्रपति के जिस समय चुनाव होता है तो कौन लोग उसमें अपना मत देते हैं, अपना वोट देते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर याद रखिएगा संसद एवं विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य गण होते हैं वही उनका इलेक्शन में वोट देते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, जो 21 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है और काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हम जितने प्रश्न में बोल रहे हैं आप लोग सारा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, 40 के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ठीक है, जब यदि कोई भी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो होता है वो विफल हो जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है जानते हैं? राष्ट्रपति उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो यहाँ सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना शासन वहां पर लागू करेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के जो प्रत्येक सदन में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा कुल सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत। ठीक है, सी ऑप्शन है। आगे यहाँ पर देखिए, जो 23 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री को हटाने के लिए आखिर उसमें क्या किया जाना चाहिए? ठीक है, तो देखिएगा प्रधानमंत्री को जिस समय हटाया जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, उसके लिए साधारण बहुमत से लोक सभा में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। ठीक है, कि देखिए प्रधानमंत्री अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए इसके पद पे किसी और को बिठाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि वहाँ पर अविश्वास की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कि नहीं इस पे अब भरोसा नहीं है, ये काम नहीं कर सकता है, तो इस तरह से सी ऑप्शन है राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, जो 24 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है कि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा साधारण बहुमत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि किस बिल पर राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर सकता है? ठीक है, किस बिल पर राष्ट्रपति जो होता है अपना विशेष अधिकार उसमें प्रयोग कर सकता है? तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर होगा गैर धन विधेयक। ठीक है, गैर धन विधेयक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, जो 26 नंबर का है कि संसद में शामिल हैं
तो संसद में कौन शामिल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा संसद में कौन शामिल होता है, तो राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, ठीक है। मतलब डी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा के स्पीकर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल असत्य है और बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा, उससे लोकसभा के सत्र बुलाने का अधिकार ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो किस आखिर उसमें कौन-कौन शामिल होगा? जिस समय उसको हटाया जाता है तो ऐसा कौन कर सकता है? ठीक है? तो याद रखिएगा ऐसा जो कर सकता है ना, संसद के ज़रिए ही होगा। मतलब डी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है? और अगला प्रश्न देख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार में कौन से विवाद आते हैं? ठीक है? याद रखिएगा उसमें जो विवाद होता है ना, उसमें जो विवाद होता है वो होता है केंद्र और राज्यों के बीच में होता है, ठीक है। तो वही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होता है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि संविधान की किस अनुसूची में भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा पहली अनुसूची में ही किया गया है, ठीक है। और आगे यहाँ पर देखिए जो 31 नंबर का प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था उन देशों में उपयुक्त है। जी, याद रखिएगा संघीय व्यवस्था जो है उन देशों में उपयुक्त है, उन देशों में प्रयुक्त है, ठीक है। जहाँ पर राज्य का आकार बड़ा हो और वहाँ सांस्कृतिक विविधता भी अलग-अलग हो, मतलब डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा फजल अली इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है। तो कौन करता है? याद रखिएगा केंद्रीय गृह मंत्री करता है, ठीक है। सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न भी यहाँ पर आप लोग देखिए कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल 3 राज्यों में फैला हुआ है? और काफ़ी मोस्ट वीपीआई इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो 3 राज्यों में फैला हुआ है तो देख लीजिए क्या होना चाहिए, तो पंडुचेरी होगा। क्या होगा? मतलब पुडुचेरी हम लोग बोलेंगे या फिर पांडुचेरी, ठीक है। बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन पंचायतों के संबंध में 73वें संविधान संशोधन की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है? तो याद रखिएगा प्रत्येक स्तर पर पंचायत अध्यक्षों का प्रत्यक्ष चुनाव जो होगा ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे यहाँ पर देखिए जो 36 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किसी भी स्थान को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा कम से कम उसमें 50,000 जनसंख्या होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि यह अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। यह अच्छा सेवक है किंतु एक बुरा स्वामी है। तो किसके बारे में कहा गया है, ठीक है। किसके बारे में कहा गया है? तो आंसर याद रखिएगा नौकरशाही के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन-सा देश है जहाँ पर लोक सेवकों को संसदीय चुनावों में भाग लेने की छूट दी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रांस में ऐसा सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ जो 39 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है और काफ़ी मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए कि मंत्रिपरिषद की बैठक का एजेंडा कौन तैयार करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन तैयार करता है, तो कैबिनेट सचिव तैयार करता है, ठीक है। सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पर देखिए कि संघीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो संविधान बिल पर कितने राज्यों की विधानसभाओं की सहमति ज़रूरी है। याद रखिएगा संघीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो संविधान बिल जो होते हैं, ठीक है? तो आखिर किन राज्यों की विधानसभाओं की सहमति उसमें ज़रूरी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा आधे राज्यों से आधे राज्यों से कम एक थोड़ा ज़्यादा, ठीक है? आधे राज्यों से ज़्यादा एक थोड़ा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है? और आगे यहाँ पर देख लीजिए जो और यही था बिल्कुल अंतिम प्रश्न, ठीक है? तो वीडियो आप सभी स्टूडेंट को कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।